स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था चैप्टर 2 के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ट्रांजैक्शन एंड बेसिक टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और अभी हम फिर कवर करेंगे, रिमेनिंग कुछ वर्ड्स रह गए हैं जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा है इधर पहला वर्ड परचेसेस, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि जितने वर्ड्स आपको आएंगे, ठीक है, चैप्टर 2 में सारे के हम बिट बाय बिट कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं परचेसेस। अब परचेस का मतलब क्या है? द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन के लिए आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परचेस कहेंगे। अब रॉ मटेरियल कैसा हो जाता है? मान लीजिए कि आपका एक शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री में आपको क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। तो शुगर केन आप एज ए रॉ मटेरियल होता है, फिर शुगर केन से हम प्रोसेसिंग करके उससे लिक्विड सोल्यूशन निकालते हैं, फिर उस लिक्विड सोल्यूशन को एक प्रोसेसिंग के थ्रू से शुगर क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन हो गया रॉ मटेरियल। तो शुगर केन के लिए शुगर केन जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है? ना रॉ मटेरियल होता है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब शुगर खरीदेंगे, शुगर मटेरियल जैसे कि शुगर केन खरीदेंगे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो हमारा परचेस हो जाएगा। और क्या होगा? परचेस ऑफ फिनिश गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड परचेस। तो हम दो तरह करते हैं। मान लीजिए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वो भी परचेस कहलाता है। मान लीजिए कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई सामान एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदते हैं और हायर प्राइस में उसे मार्केट में फिर से दोबारा बेच देते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी हम परचेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स में बोलता है फॉर द सेल ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड को जब हम सेल करेंगे, मान लीजिए कि हम बाजार से फिनिश प्रोडक्ट खरीदें, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्राइस में हम खरीदेंगे, जब वही प्रोडक्ट को हम हायर प्राइस में बेचेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सिंपल वर्ड है। द टर्म सेल इज यूज्ड, इट मे बी कैश सेल और क्रेडिट सेल। आप सेल कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट में भी कर सकते हैं, आप उधार में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम परचेस को भी है ना, हम क्रेडिट में भी कर सकते हैं और कैश परचेस भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं इधर कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, ठीक है। तो सेल को भी हम क्रेडिट सेल कर सकते हैं और कैश सेल भी कर सकते हैं। फिर आते हैं, हमारे पास वर्ड दिया है परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न क्या है और रिटर्न आउटवर्ड क्या है? परचेस रिटर्न और परचेस रिटर्न आउटवर्ड दोनों सेम ही वर्ड है, सेम ही मीनिंग है। कई बार हमें परचेस रिटर्न जैसे कि वर्ड दिखने को मिलता है, या फिर आप रिटर्न आउटवर्ड बोले। परचेस रिटर्न का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि आप कुछ गुड्स परचेस किए हैं, ठीक है, अब सप्लायर ने आपको गुड्स सप्लाई किया है। सप्लाई आप ले लेने के बाद अगर जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स को जब खोलते हैं, तो उनमें कुछ प्रोडक्ट्स मान लीजिए कि आपके डिफेक्टिव निकले, ठीक है कि नहीं, तो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या फिर क्वालिटी कंपनी ने कंप्रोमाइज कर दिया है, ठीक है, आपको किसी भी एंगल से वो पसंद नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं? उस प्रोडक्ट को कंपनी को दोबारा रिटर्न कर सकते हैं, तो इसे परचेस रिटर्न कहते हैं। या फिर परचेस रिटर्न, रिटर्न इट्स आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो आप खरीदे थे फिर से आप बाहर उसे रिटर्न कर दिए, सो इट्स रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो हो गया हमारा परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। इट इज द पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज व्हिच इज रिटर्न टू द सेलर। जो हम सेलर से खरीदे थे, उस सेलर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हम लौटा दिए हैं। द रीजन ऑफ रिटर्न मे बी सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और गुड्स नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन और एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो जो आपने गुड्स सप्लायर ने आपको सप्लाई किया था, हो सकता है उसमें आपको डिफेक्टिव गुड्स निकले जिससे आप प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे, या नहीं तो मान लीजिए कि गुड्स नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, जैसे आपने ऑर्डर किया था, मान लीजिए कि सेम प्रोडक्ट आपको सप्लाई नहीं हुआ है, तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने है ना कोई प्रोडक्ट खरीदे थे और प्रोडक्ट को पसंद नहीं आया, तो हम परचेस हुआ आइटम को रिटर्न कर देते हैं, तो परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। एट द सेम टाइम जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं उसके लिए क्या है? वो उसने हमें बेचा था वो प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या आ गया? सेल्स रिटर्न, यानी वो सेल किया था, बेचा था, उसके लिए सेल फिर से उसके पास वापस हो गया, रिटर्न हो गया। मान लीजिए कि फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इस बार पहली बार आप खरीदे थे, नेक्स्ट टाइम आप बेच रहे हैं आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा था, तो जो आप प्रोडक्ट बेचा था तो प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्टिव्स निकला, तो आपका जो
प्रोडक्ट जो आपको परचेस किया था, आपका जो बायर्स है, आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया डिफेक्टिव होने की वजह से, या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपने माल उसे नहीं बेचा, आपने गुड्स उसे नहीं सप्लाई किया, तो वो आपको रिटर्न कर सकता है। तो आपके लिए वो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। आपने सेल्स किया था, फिर सेल वापस हो गया, सेल्स रिटर्न। जब वापस होता है वो अंदर की ओर आता है, तो इसके लिए हमने एक नया वर्ड भी यहाँ पर देखा है, जैसे कि रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है। तो सेल्स रिटर्न इनवर्ड, सो रिटर्न इनवर्ड बोले या फिर सेल्स रिटर्न बोले, यानी रिटर्न इनवर्ड का मतलब रिटर्न आपके पास हो जा रहा है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड व्हिच इज रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर को जो आपने बेचा था, कस्टमर ने आपको लौटा दिया, इसे सेल्स रिटर्न। द रीजन क्या होता है, रिटर्न में बी एक्सेसिव ऑन स्पेसिफाइड और सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा था, एक्सेस प्रोडक्ट, जितना आपको ऑर्डर किया गया था उससे ज़्यादा आपने सेल कर दिया है, ठीक है। आपको बायर ने ऑर्डर लिस्ट भेजा था, तो आपने उस ऑर्डर लिस्ट के हिसाब से ज़्यादा ही उसे सेल किया है, तो एक्सेस प्रोडक्ट्स को क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा। या फिर अनस्पेसिफाइड, यानी जो प्रोडक्ट उसे मेंशन नहीं किया था, आपको ऑर्डर ही नहीं किया था, आप वो प्रोडक्ट भी बेच चुके हैं, तो प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर देगा, इररिलेवेंट प्रोडक्ट होता है। फिर और क्या होता है, द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, अगर आपका गुड्स डिफेक्टिव निकला तो भी आपको रिटर्न कर देगा। फिर देखते हैं स्टॉक्स, द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड, जो सामान अनसोल्ड रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो स्टॉक्स कई तरह के होते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, और एक स्टॉक होता है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मे बी द रॉ मटेरियल स्टॉक हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड हो सकता है। जैसे कि हम देखें, मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट संभाल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट को खरीदते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस में, फिर हायर प्राइस में फिनिश प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हम रॉ मटेरियल का यहाँ पर कारोबार नहीं होता है। तो फिनिश प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप 10 क्विंटल राइस खरीदे थे, ठीक है, आपने 8 क्विंटल राइस सेल किया है, तो 2 क्विंटल जो आपका रह गया है, बच गया है, वो हो गया आपका ऑनसोल्ड, जो नहीं बिक पाया, तो उस साल के एंड के लिए वो बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो जो साल का आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो आपके कमिंग ईयर के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए वो बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए कि 2 क्विंटल राइस जो आपने नहीं बेच पाया, तो आप नेक्स्ट ईयर से बेचेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो 2 क्विंटल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। सो द फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। अब फिर देखते हैं द स्टॉक में बी रॉ मटेरियल। मान लीजिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या हो रहा है ना, रॉ मटेरियल वहाँ पर खरीदा जाता है, कुछ रॉ मटेरियल्स हमारे प्रोडक्ट बन जाने के बाद कुछ रॉ मटेरियल्स रह जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में रहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो गया, मशीन में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, और काम चल रहा है, कुछ स्टॉक्स वहाँ पर फंसे पड़े हैं मशीन में, ठीक है ना, उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और फिनिश गुड्स हो जाता है जो कि प्रोडक्ट बन चुका है लेकिन वो बिक नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट तो कंप्लीट बन चुका है लेकिन बिक नहीं पाया। तो यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल रह गए हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज ही नहीं हुए हैं, ठीक है ना, साल मतलब आपका वन अकाउंटिंग ईयर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आपके कुछ रॉ मटेरियल क्या हो गए, वह रह गए हैं, ठीक है ना, उससे फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, तो वो हो गया आपका रॉ मटेरियल पे स्टॉक है। वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ प्रोडक्ट्स साल खत्म हो चुके हैं फिर भी लेकिन काम चल रहा है, ठीक है ना, तो जो मटेरियल मशीन में फंसे हुए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ना, स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस। फिर जो हो गया, मान लीजिए आपके प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं, बट बिक नहीं पाए हैं, तो वो हो गया आपका फिनिश गुड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, यानी फिनिश गुड्स स्टॉक हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जैसे कि देखते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, an asset is any owned physical object having a money value, ठीक है। एसेट्स पहले भी हम लोग डिस्कस करके आए थे, एसेट्स क्या होता है। जैसे कि एसेट्स हमने बोला था कि एसेट्स किसी भी फिजिकल सामान को आप खरीदते हैं लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म यूजेस के लिए, तो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, एसेट्स। एसेट्स को खरीदने के लिए आपको एक मॉनिटरी वैल्यू पे करना होता है, ठीक है ना। एवरी एसेट्स हैज इट्स वैल्यू, जैसे कि आप लैंड खरीदते हैं, आप बिल्डिंग खरीदते हैं, ठीक है, मशीन खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी सारा चीज़ अगर आप बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदें तो इन सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। अब इनमें कैटेगरीज होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बोला था आपको कि टाइप्स ऑफ एसेट्स हम आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो टाइप्स ऑफ एसेट क्या है इधर,
टाइप्स ऑफ एसेट्स में फिक्स्ड एसेट है, करेंट एसेट है, ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट, ये हो गया करंट एसेट और हो गया फिक्टिटस एसेट। तो एसेट्स 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट, तीसरा होता है फिक्टिटस एसेट। तो अब देखते हैं फिक्स्ड एसेट में क्या आता है। फिक्स्ड एसेट में आता है आपका लैंड आता है, ठीक है, आप जमीन खरीदे हैं। फिर होता है आपका बिल्डिंग, ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए आपने बिल्डिंग लिया है। मशीन खरीदा है तो भी आपके बिजनेस पर्पज के लिए है। और हो गया जैसे कि मान लीजिए कि गुडविल। अब ये बोलेंगे कि गुडविल क्या है। गुडविल एक रेपुटेशन होता है बिजनेस के लिए। जब हम कोई बिजनेस को लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म चलाते हैं, तो बिजनेस का एक रेपुटेशन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल। जब भी एक बिजनेस बेचे जाता है, ठीक है, तो उसके सारे एसेट्स, उसके सारे प्रॉपर्टीज वगैरह बेचने के साथ साथ उसके रेपुटेशन भी बिकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर आप रिलायंस कंपनी के नाम से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो इमीडिएट वो बिक जाता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि ब्रिटानिया कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचते हैं तो ब्रिटानिया कंपनी ऑलरेडी रेपुटेशन कमा चुका है। सभी लोगों को चाहिए ब्रिटानिया, कोई बिस्किट खा रहे हैं, ब्रिटानिया बड़ा फेमस है, ठीक है, हल्दीराम खा रहे हैं, उसी तरह रिलायंस के ढेर सारे प्रोडक्ट्स। तो जो जो कंपनी फेमस हो चुके हैं तो उनका एक गुडविल होता है, रेपुटेशन होता है, ठीक है। तब उस गुडविल को हम क्या कहते हैं, वो भी आता है हमारे फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट अगर जब देखें तो फिक्स्ड एसेट 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे कि एक हो गया टैंजिबल एसेट, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, दूसरा हो गया इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब ये क्या है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब हो गया द एसेट व्हिच कैन बी सीन एंड टच, ठीक है, एक ऐसा एसेट जिसको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड आप देख भी सकते हैं, इसे छू भी सकते हैं। बिल्डिंग को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। मशीन आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बट इनटैंजिबल एसेट का मतलब क्या हो गया, आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप इसे फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन को आप देख नहीं सकते, किसी का रेपुटेशन आपको देखना हो, क्या रेपुटेशन आप देखेंगे, ठीक है, रेपुटेशन दिखता नहीं, रेपुटेशन फील होता है, ठीक है। तो ओनली हम जिस एसेट को फील कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुडविल, जो कि रेपुटेशन में आता है। फिर आते हैं करेंट एसेट, ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट कंप्लीट। फिर आते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट में क्या होता है, करंट एसेट में एक हो गया कैश इन हैंड। करंट एसेट कैसे होते हैं, जैसे कि जिसके ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर, यानी इनके यूजेस 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट इट्स मोर देन 1 ईयर, ठीक है, इनके कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट एसेट होते हैं वो विद इन 1 ईयर होते हैं, 1 ही साल होते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड, बिजनेस आप कर रहे हैं, कुछ पैसे आपने हैंड में रखा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैश इन हैंड। तो बिजनेस के दौरान ही यूज हो रहा है, ठीक है, विद इन 1 ईयर। कैश एट बैंक, कुछ अमाउंट आपने बिजनेस के लिए बैंक में रखा है, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप उस बैंक से पैसे निकाल के बिजनेस के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को फेसेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, है ना। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या है, जैसे कि आपका कुछ प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन फैक्ट्री है, ठीक है, तो आप उसने कुछ गुड्स को आपने प्रोड्यूस किया है, कुछ सेल हो गए हैं और कुछ फिनिश प्रोडक्ट आपके रह चुके हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट आपके रह चुके हैं वो हो गया स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी करंट एसेट में आते हैं। डेप्टर में सिर्फ ओनली डेप्टर लिखा हूं तो आप इसे सॉन्ड्री डेप्टर भी कह सकते हैं। सॉन्ड्री डेप्टर का मतलब हो गया छोटे मोटे डेप्टर, यानी कुछ आपके बिजनेस में छोटे छोटे अमाउंट के ऊपर अगर कोई उधारी आपने किसी को दिया है, उधार में लेकर गए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका बिजनेस 10,000, 15,000, 5,000 आपने किसी को क्रेडिट में दिया है, तो वो आपको फ्यूचर में पे करेगा, ठीक है। तो ऐसा वाले डेप्टर्स को हम सॉन्ड्री डेप्टर कहते हैं और वो करंट एसेट के अंदर आते हैं। बाकी हो गया बिल से रिसीवेबल भी हो गया आपका करंट एसेट। फिर देते हैं फिक्टिटस एसेट, ठीक है, तो हमारा हो गया फिक्स्ड एसेट कंप्लीट, करंट एसेट कंप्लीट, फिक्टिटस एसेट को आते हैं। फिक्टिटस एसेट में क्या है, एक्सपेंसेस इनकॉर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी आप कोई कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो भी आप एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, जैसे कि आपने गवर्नमेंट से परमिशन लिया है तो कुछ गवर्नमेंट को क्या करें, कुछ फीस डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लिया है वगैरह वगैरह, तो ये सारे खर्चे जो कि बिजनेस शुरू होने से पहले होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्टिटस एसेट कहते हैं। इन तरह के एसेट को आप एनकेश नहीं कर सकते, यानी कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन तरह के एसेट्स आप इसे रीसेल नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी एक्सपेंसेस हो चुके हैं आपके बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम, ठीक है।
और कैसे एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, अगर कोई कंपनी अपना शेयर इशू करता है उस दौरान कुछ एडवर्टाइजमेंट में खर्च होते हैं, ठीक है, और या फिर कुछ डिस्काउंट देता है शेयर के ऊपर, इन सारे खर्च भी क्या हो जाते हैं आपके फिक्टिटस एसेट, क्योंकि ये खर्च आपको वापस नहीं लौटेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। द वर्ड एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया द एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड फॉर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन के कई सारे खर्च होते हैं, कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारे भी खर्च हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एनी पेमेंट मेड फॉर द रिसिप्ट ऑफ द बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आप कोई भी खर्च अगर जब बिजनेस के लिए कर रहे हैं और उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो बेनिफिट का वर्ड इसलिए यूज किया गया कि कई बार क्या होता है ना, हमारे एक्सपेंसेस होने के बाद लॉस हो जाते हैं तो वो एक्सपेंडिचर नहीं रहे, वो लॉस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अगर आप एक्सपेंडिचर करने के बाद बिजनेस में उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। अगर लॉस हो गया तो वर्ड एक्सपेंडिचर अब नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, लॉस यूज होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पर मेंशन किया है। एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बोलता है एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एक्सेट्रा। फिक्स्ड एसेट अगर आप खरीदेंगे तो उसमें आपको जो भी खर्च आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो भी फिक्स्ड एसेट, जैसे कि हमारे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, यानी जो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट जिसे हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यूज करते हैं, 1 साल से ज्यादा, उस एक्सपेंसेस को कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नॉर्मली किसके ऊपर होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एक्सेट्रा, ठीक है, फर्नीचर वगैरह। फिर आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस ऑन सैलरी पेमेंट, रेंट, इंश्योरेंस, कैरेज, ठीक है, आप एम्प्लॉयज को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इस तरह के खर्च आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं, अपने किराए में बिल्डिंग लिया है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो रेंट आपको पेमेंट करना है, आपको इंश्योरेंस पेमेंट करना है, आपको है ना कैरिंग चार्जेस वगैरह होता है, जो कि आप प्रोडक्ट्स लाते हैं लेकर जाकर स्टोर तक पहुंचाते हैं, तो इसमें सारे जो कैरेज वगैरह खर्च होते हैं ये सारे एक्सपेंडिचर आपके हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैसा एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एक हेवी एक्सपेंडिचर होता है हेवी एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द बिजनेस। मान लीजिए कि आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उस बिजनेस के में क्या कर रहे हैं, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करवा रहे हैं, जैसे कि ब्रिटानिया कंपनी। ब्रिटानिया कंपनी के ढेर सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। अब एक कुछ न्यू फ्लेवर वो लेके आना चाहता है अपने बिस्किट में, एक नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करवाना चाहता है। तो एक नए प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम जितना उसे खर्च आता है, जितना हेवी अमाउंट में उसे खर्च आता है, वो सारे खर्च को हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हमारे पास है वर्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद हम देखेंगे कैश डिस्काउंट। तो पहला देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। द रिडक्शन इन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस अलाउड बाय ए सेलर टू कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। यानी आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस लिखा होता है जिसे हम कैटलॉग प्राइस कहते हैं, जैसा कि मेंशन यहाँ पर किया गया, कैटलॉग प्राइस, ठीक है, जिसे हम लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखा होता है। अब जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो जितना उसमें लिखा है, मान लीजिए कि आप एक बिस्किट खरीद रहे हैं जिसके ऊपर 30 रुपीज़ लिखा है, तो सेलर क्या कर रहा है, उस 30 रुपीज़ के जगह 28 रुपीज़ ले रहा है, 2 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है, तो वो डिस्काउंट आपका क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, बाय द सेलर टू कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा गया है, इट हैज no entry in the book of accounting but deduct from the price of the product at the time of purchase or sale, ठीक है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जैसे कि आपने बिस्किट खरीदा था 30 रुपीज़ में, ठीक है, 30 रुपीज़ सॉरी उसमें लिखा था, आपने पेमेंट कितना किया 28, तो डिस्काउंट आपका कितना हो गया 2 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ का आपका बिस्किट आया, ठीक है। आपने डिस्काउंट कितना पाया 2 रुपीज़ का, पेमेंट आप कितना करेंगे 28, ठीक है। तो ये जो आपने 28 का परचेस किया है तो डिस्काउंट
भी आपको मिला है, तो ये डिस्काउंट जो है आपका बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट्स के एंट्री बुक्स में नहीं होते। तो आपको कितना लिखना है बुक में, परचेस प्राइस 28 डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो इसलिए मना किया, इट हैज नो एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग बट डिडक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल। परचेस और सेल के टाइम में आपका प्राइस डिडक्ट होगा, माइनस होगा, बट ये 2 रुपीज आपका कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है, यानी एंट्री में नहीं जाएगा ये। फिर आते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी सेम होता है, ठीक है कि नहीं, जैसे कि द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस इफ द पेमेंट इज मेड ऑन कैश। अगर आप कहीं पर कैश में सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो डिस्काउंट आपको मिलता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, क्योंकि हम कई बार परचेस क्रेडिट में भी करते हैं, कई बार कैश में भी करते हैं, ठीक है। तो जो डिस्काउंट आपको सिर्फ कैश में मिलता है तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली इट हैज एन एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी बुक ऑफ अकाउंट में इसका एंट्री होगा। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर हो गए, फिर से अगेन लेते हैं, ₹30 के आपके पास बिस्किट है, आपको डिस्काउंट कितना मिला, ₹2, ठीक है, ये हो गया आपका ₹2 हो गया, ठीक है। तो आपको पेमेंट कितना करना हो गया, आप पेमेंट कर रहे हैं 28, ठीक है। तो ये जो 2 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला है, ये 2 रुपीज भी आपके डिस्काउंट में एंट्री होगा बुक ऑफ अकाउंट में, और ये 28 भी आपका एंट्री होगा, क्योंकि आप कैश परचेस कर रहे हैं। कैश परचेस में डिस्काउंट एंट्री होते हैं। ये हो गया आपका डिस्काउंट, ठीक है। बट यहां पर जो आपने पाया था डिस्काउंट, ये आपके एंट्री नहीं होगा, ये एंट्री आपका नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट के कैलकुलेशन नहीं होते, बट कैश डिस्काउंट में उसके कैलकुलेशन होते हैं, यानी एंट्री बुक ऑफ अकाउंट में होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सी द नेक्स्ट, जैसे कि अकाउंट्स, हम देखेंगे अकाउंट्स क्या होता है। अब अकाउंट्स होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। एक हो गया पर्सनल, दूसरा हो गया इम्पर्सनल। तो चलिए देख लेते हैं, पहले पर्सनल देख लेंगे, फिर हम आते हैं इम्पर्सनल की तरफ। तो पर्सनल अकाउंट में हमारा आ गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि हम देखें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हमारा आ गया मलिकाज अकाउंट, अभिषेक अकाउंट, यानी अगर किसी के नाम से आप अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बिजनेस में आप किसी को उधार दिए हैं, या आपसे किसी ने उधार लिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब उसका अकाउंट खोलते हैं तो वो क्रेडिटर होता है या फिर डेप्टर होता है, तो उसके नाम के हम अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेम में मेंशन किया, मलिकाज अकाउंट, अभिषेक अकाउंट, राहुल अकाउंट, प्रीतिज अकाउंट, एनी नेम, कोई भी नाम से अगर अकाउंट खोले तो वो हो जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे कि कई सारे हम अकाउंट कंपनीज के नाम में खोलते हैं, तो कंपनीज अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ये भी नॉर्मली बैंक लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे बैंक से हमने लोन लिया है, तो अपने बिजनेस में कौन सा लिखेंगे, उस बैंक का नेम लिखेंगे, है ना, तो बैंक अकाउंट करेंगे। SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, आंध्रा बैंक अकाउंट, यूनियन बैंक अकाउंट, ठीक है, ढेर सारे बैंक अकाउंट, या फिर कोऑपरेटिव बैंक से अगर आप लोन लिए तो कोऑपरेटिव अकाउंट करेंगे। तो सारे कंपनीज बैंक अकाउंट और कोऑपरेटिव अकाउंट, ये सारे आपके आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, यानी ये अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है फिर से दोबारा जो प्रेजेंट होता है उसे हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जैसे कि हमारा सैलरी हो गया था ड्यू पेमेंट करने का, बट हमने पेमेंट नहीं किया, फिर हम दोबारा उसे पेमेंट कर रहे हैं, यानी वो हमारा लाइबिलिटी था। फिर इस साल का सैलरी हमने एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया है, नेक्स्ट ईयर को हम दे रहे हैं, ठीक है। कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग रह गए थे, हमने नेक्स्ट ईयर को दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी अकाउंट फिर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम देखें सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है हमने यहाँ, फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग, इनकम इन एडवांस। कई बार बिजनेस में हम क्या करते हैं, एडवांस डिलीवरी लेने से पहले प्रोडक्ट का, ठीक है, हम क्या करते हैं, एडवांस पैसे ले लेते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पर कहते हैं इनकम इन एडवांस, ठीक है। फिर आ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मान लीजिए कि आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी इन एडवांस दे दिया है, ठीक है, 2 महीना या 3 महीने के सैलरी आपने एडवांस अगर दे दिया है, तो इन तरह के खर्च को हम क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या आता है,
एक रियल अकाउंट आता है, दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या आ गया, रियल अकाउंट फिर 2 टाइप्स कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक हो गया आपका टेंजिबल अकाउंट, दूसरा हो गया इनटेंजिबल अकाउंट। तो टेंजिबल अकाउंट्स में नॉर्मली क्या आते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यू कैन सी एंड टच, राइट। तो लैंड हो गया लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। लैंड आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, प्लांट को भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और फर्नीचर को भी, ठीक है। तो ये हो गया आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं जैसे कि गुडविल, आपके रेपुटेशन है बिजनेस के, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये आपको पता है पेटेंट राइट कॉपीराइट क्या होते हैं। मान लीजिए कि एक नाम में ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट है, जैसे कि ब्रिटानिया कंपनी है, आप अपने एक न्यू कंपनी खोलेंगे और उसका नाम ब्रिटानिया नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें आपको क्या लग जाएगा, कॉपीराइट्स लग जाएगा, ट्रेडमार्क राइट लग जाएगा, और क्या पेटेंट राइट्स वगैरह लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये कि हर बिजनेसमैन का अपने बिजनेस के कुछ रेपुटेशंस होते हैं, जो कि ये इंटेंजिबल, इसे आप फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जैसे कि हम इम्पर्सनल में रियल अकाउंट को कवर किए, फिर आते हैं इम्पर्सनल के सेकंड पार्ट को, नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट में हम देखते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट, यानी सारे जितने हम खर्च करते हैं बिजनेस में, शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कुछ लॉस हो गया, उनके भी अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, ठीक है कि नहीं, तो उसके भी एक अकाउंट खोलेंगे। लॉस बाय फायर, ठीक है ना, उसके भी एक अकाउंट खोलेंगे। मान लीजिए आप किसी को रेंट दिए हैं, ये आपके एक्सपेंसेस है, तो लॉसेस में ये अकाउंट आ गया ऊपर वाला, और बाकी के जो 2 हो गए ये आपके एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए। एक रेंट अकाउंट हो गया, दूसरा आपका सैलरी अकाउंट, और भी ढेर सारे अकाउंट रहते हैं। प्रॉफिट और गेन अकाउंट क्या आता है, जैसे कि प्रॉफिट और गेन दोनों सेम वर्ड है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आपका एक कोई पुराना मशीनरी था जो कि खराब हो चुका है, अब चलने लायक नहीं है, तो आप उसे बेचकर नया मशीन खरीदना चाहते हैं, तो मशीन को आप अगर बेचते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। और क्या होता है, कई बार हम अपने बिजनेस के पैसे दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है ना, वहां से अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर, डिफरेंट टाइप, ठीक है। इन सारे के प्रॉफिट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सी द नेक्स्ट, बैड डेब्ट। दिस इज द लास्ट बिट, हमने सारे बिट कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये अब लास्ट बिट रह गया, तो इसे लास्ट बिट को हम देखते हैं। जैसे कि लिखा है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट व्हिच ए डेप्टर फेल्स टू पे एंड देयर इज नो होप ऑफ रीपेमेंट इज टर्म्ड एज बैड डेब्ट। मान लीजिए कि आपसे किसी ने उधार लिया था, ठीक है ना, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या करते हैं, उधारी देते हैं। जो हमसे उधार लेता है वो क्या होता है, हमारा डेप्टर होता है, ठीक है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जो हमसे उधार लेता है वो हमारा डेप्टर। तो मान लीजिए कि एक डेप्टर ने हमसे 10,000 पे कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किए थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो फॉल्ट निकला, यानी डिफॉल्ट किया पेमेंट में, ठीक है, फ्रॉड निकला, हमें पेमेंट नहीं किया, तो ये सारे पैसे हमारे डूब गए। तो पैसे हमें टोटली नहीं मिलते हैं बिजनेस में। तो इस तरह के पैसे को हम अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं और उसे क्या कहते हैं, बैड डेब्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर इज नो होप ऑफ रीपेमेंट इज टर्म एज बैड डेब्ट। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, बैड डेब्ट होने के बाद भी मान लीजिए कि इन फ्यूचर वो लोग जो आपसे उधार लिए हैं, फिर अगर वापस आकर कुछ पैसे आपको लौटा देते हैं, यानी आपको वापस कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट रिकवर। और भी एक वर्ड आता है जैसे कि बैड डेब्ट रिकवर। बैड डेब्ट रिकवर का मतलब जो आपसे उधार लिया था वो दे नहीं पाया ऑन डेट में, फिर बाद में अचानक आता है, जो आपका होप ही खत्म हो गया था कि वो आपको रिपेमेंट करेगा, फिर अचानक 1-2 साल के बाद आ जाता है, बोलता है कि मेरे पास कुछ पैसे हो गए हैं, मैं आपको चाहता हूँ वापस लौटाने के लिए। तो इन तरह के डेप्टर्स फिर से बैक कर गए हैं, यानी बैड हो गए थे, फिर से रिकवर हो गए हैं, बैक कर गए हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, बैड डेब्ट रिकवर, ठीक है। आई होप कि हमने सारे बिट बाय बिट कवर किए हैं हर वर्ड्स को अकाउंटिंग चैप्टर 2 के। तो अगर जब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियोस आपके बनेंगे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बनेंगे, बिट बाय बिट, जिससे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और जितने भी हमने बिट्स यहाँ पर कवर किया है, आप इसे डायरेक्ट लर्न करके एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
हैव अ गुड डे।